जय हिंद दोस्तों, सीडीपी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन ये है, बच्चों की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। अगर बच्चों के विकास की प्रक्रिया के बारे में दिया जाए, बात किया जाए तो ऑप्शन ए दिया गया है, एक समान और क्रमानुसार। अगर बच्चों की शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चों का शारीरिक विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब कई बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और कई बच्चों का शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा कि बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो एक समान नहीं होता है। ऑप्शन दूसरा दिया गया है, एक समान और अव्यवस्थित। तो जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वो एक समान नहीं होता है। ऑप्शन तीसरा दिया गया है, व्यक्तिगत व क्रमानुसार। अगर बच्चों के शारीरिक विकास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका जो शारीरिक विकास होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो जो बच्चों का शारीरिक विकास कैसा होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न होता है। वह क्रमानुसार, क्रमानुसार कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं उनका विकास पहले शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क अवस्था में आता है। तो इस प्रकार एक निश्चित क्रम में उनका विकास होते रहता है। तो जो बच्चों का विकास होता है वो कैसे होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न एवं क्या होता है, क्रमानुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा ये बोलता है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्यों। क्रांतिक अवस्था जो क्रिटिकल स्टेज होता है उनके बजाय सेंसिटिव स्टेज का प्रयोग करता है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया, विकास की प्रकृति गतिशील होते हैं। जो विकास की प्रकृति होता है वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। विकास कैसे होता है, एक सतत चलने वाली क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। विकास केवल अनुवांशिकता से निर्धारित होता है, विकास केवल अनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। विकास स्थिर और नियत होता है, विकास एक लगातार या सतत चलने वाली क्या होता है, प्रक्रिया होता है। तो विकास कैसा होता है, विकास की प्रकृति गतिशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है। जो नरेश और मुकेश है वो उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर होता है। यह किस सिद्धांत के कारण होता है। जो नरेश और मुकेश है उनकी उम्र लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में क्या होता है, अंतर होता है। यह किस सिद्धांत के कारण होता है ये बताना है। विकास शीर्षगामी सिद्धांत होता है, विकास शीर्षगामी सिद्धांत होता है, ऑप्शन ए। विकास समीप दूरस्थ मुखी सिद्धांत होता है, ऑप्शन तीसरा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत होता है। अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो बच्चों का विकास होता है वो एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, उनका जो विकास होता है शारीरिक दृष्टि से भिन्न भिन्न क्या होते हैं, अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। दोनों ही एक ही अवस्था में होने के साथ साथ उनका जो विकास होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, कथन दिया गया है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे अनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कथन दिया गया है, कारण पर्यावरणीय कारण विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। अगर कथन के बारे में दिया जाए तो ये सीधे अनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। तो ये कथन क्या है, गलत है। वैसे ही कारण में बात किया जाए, पर्यावरणीय कारण विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। विकास क्या होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। तो उसके कथन और कारण क्या है, दोनों क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो कथन ए है और कारण दोनों क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, बच्चों का समाजीकरण
बच्चों का जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? ऑप्शन ए दिया गया है, एक सरल और रैखिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन 2, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ऑप्शन 3, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। और ऑप्शन 4, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया होती है। अगर बच्चों की सामाजिक प्रक्रिया की बात किया जाए तो विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न स्थितियों से क्या होता है, गुजरना पड़ता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। इस कारण इसका आंसर हो जाएगा क्या? समाजीकरण क्या होता है? एक जटिल और क्या होता है? बहुआयामी प्रक्रिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होते हैं, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो बच्चे होते हैं वो अनुमान लगाने और अमूर्त चिंतन करने में जो कौशल हासिल करते हैं वो कौन सा अवस्था में होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत में खालिस्तान जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जीन पियाजे के अनुसार खालिस्तान सिद्धांत में जब बच्चे नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने होते हैं? जो ईगोसेंट्रिज्म होते हैं उसके क्या मायने होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है, किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता। तो जो ईगोसेंट्रिज्म अवस्था की बात की जाए तो इसमें जो बच्चे की सोच होता है वो इस प्रकार होता है कि वो जो कर रहा है या जो खा रहा है या जो देख रहे होते हैं वो ऐसा सोचता है कि दूसरे बच्चे भी या जो दूसरे व्यक्ति भी होते हैं वो क्या वही देख रहे होंगे, खा रहे होंगे या वही क्रियाकलाप कर रहे होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरे के अनुभव और सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से देखने की जो प्रवृत्ति होता है उसी को बोला जाता है क्या? ईगोसेंट्रिज्म स्टेज। अगला प्रश्न, ले वाइगोस्की के अनुसार खालिस्तान का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ले वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया गया था। इसके अनुसार जो बच्चे होते हैं वो समाज से क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट होकर क्या करते हैं, सीखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने समाज के साथ साथ संस्कृति और भाषा पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश। अगला प्रश्न, ले वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? अगर ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार देखा जाए तो किस जो कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? तो ऑप्शन दिया गया है स्वस्वर, पाठ और रटने को। तो किसी भी प्रकार से रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन 2, सहयोगात्मक सीखने को। तो ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने जो पीयर ग्रुप होते हैं उनके साथ सीखते हैं। तीसरा, ईमान और सजा के रूप में। तो किसी प्रकार की ईमान और सजा की बात नहीं किया गया। प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, किसी प्रकार के अनुबंधन की बात नहीं किया गया। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कि जो बच्चे होते हैं या जो कक्षा में होते हैं वो सहयोगात्मक सीखने को प्रभावित करते हैं, यह महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। अगला प्रश्न,
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? अगर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात किया जाए तो उन्होंने नैतिक विकास के 3 अवस्था बताए गए थे। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए थे और प्रत्येक स्तर के कितने 2 अवस्थाएं थे। इस तरह से उन्होंने 3 अवस्थाओं को 2-2 स्तर में और बांटा गया था। तो उसके सिद्धांत के अनुसार विकास के कितने अवस्था होते हैं? 6 अवस्थाएं होते हैं या 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? जो सामाजिक विकास कोहलबर्ग ने जो विकास के 6 चरण बताए थे उसमें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने कानून और व्यवस्था अभिविन्यास को बताया गया था कि इसके अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था होता है उनको बनाए रखने के लिए कानून और व्यवस्था अभिविन्यास जरूरी होता है। नेक्स्ट, हावर्ड गार्नर के अनुसार नर्तकियों, धावकों, अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? जो हावर्ड गार्नर थे उन्होंने जो बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसके अनुसार उन्होंने बुद्धि के अलग अलग व्यवस्था बताए गए थे, अलग अलग स्टेज बताए गए थे। तो उसके अनुसार जो होते हैं नर्तकी, धावक और अभिनेता, जो अभिनेता होते हैं उनके पास कौन से बुद्धि होते हैं? शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि होते हैं। इसके पास जो नर्तकी होते हैं उनमें कौन से शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है। जो लड़के होते हैं उनके लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है। इस टिप्पणी में बोला गया है पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। किसको बढ़ावा देता है? ठीक है, जो सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी होता है कि पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। ये किसको बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन दिया गया है जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन और जेंडर समता में। तो ये किसको बढ़ावा देता है? जेंडर रूढ़िवादिता को। ठीक है, कि पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न, ठीक है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? ठीक है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है, सही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना होता है। तो जो तुलना होता है वो नकारात्मक होता है, तो ये नहीं आएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय, ये चिंता और भय भी क्या होता है? नकारात्मक होता है, तो ये भी नहीं आएगा। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। जो मूल्यांकन होता है उसको विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन 4, मूल्यांकन में बच्चों द्वारा समूल्यांकन शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। इस तरह से जब सही कथन या गलत कथन का पहचान किया जाना है बोलेगा तो सही बोला जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड को ध्यान देना है, और गलत बोला जाएगा तो उसमें नेगेटिव वर्ड को ध्यान देना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? नहीं करता है मतलब नेगेटिव पूछा गया है, तो ये विभेदित निर्देश। ठीक है, ऑप्शन दूसरा, सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन। तीसरा,
पृथक्करण और नामीकरण, चौथा सहयोगपूर्ण सीखना होता है। तो जब भी पृथक्करण और नामीकरण आता है तो ये होता है निगेटिव वर्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नहीं पूछा गया है तो निगेटिव वर्ड में क्या आ जाएगा, पृथक, अलगाव और नामीकरण। ठीक है, जो नामांकन होता है या अलगाव, इसकी भावना नहीं होता है, तो ये निगेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देना चाहिए। ये भी पॉजिटिव पूछा गया है, तो सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साही करना चाहिए। हतोत्साही एक निगेटिव वर्ड है, तो ये आंसर नहीं आएगा। केवल जहां भी दिख गया तो ये भी नेगेटिव आ जाता है। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी को अपने जो अनुभव है वो साझा करने का अधिकार है। केवल वंचित, ठीक है, समूह को के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जहां भी केवल, ठीक है, यह हतोत्साह देखते हैं तो ये निगेटिव वर्ड है, तो इसको हटा देना है। हमें पूछा गया पॉजिटिव में पूछा गया, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में होगा। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव में पूछा जाए तो इसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव में ही देखना है। पॉजिटिव पूछा गया है तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। अगला प्रश्न, शारीरिक गतिक विकलांग से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल होता है। जो शारीरिक गतिक विकलांग है उससे जूझते छात्रों के लिए, ठीक है, उसके बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रावधान शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया है पहिया, कुर्सी, व्हील चेयर। तो व्हील चेयर का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सही है। वॉकर का भी प्रयोग करना चाहिए, शारीरिक जो गति से जूझ रहे हैं उसके लिए वॉकर का प्रयोग करना चाहिए। हैंड रेल के साथ रैप का भी प्रयोग करना चाहिए। अब जो शारीरिक गति है, उभरा हुआ टाइल्स, इसका शारीरिक गति से कोई मतलब नहीं है, तो इसका उपयोग नहीं है। और ब्रेल प्रणाली अंधे लोग के लिए किया जाता है, ठीक है, या जो दृष्टि बाधित होता है उसके लिए। इसमें पूछा गया है शारीरिक गति विकलांग, तो इसके लिए कुर्सी व्हील चेयर का प्रयोग, वॉकर का और हैंड रेल के साथ रैप का प्रयोग करना चाहिए। तो 1, 2, 3, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, इन विभिन्न प्रावधान का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, ठीक है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहा है को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो पठन वैकल्प से जूझ रहा है उसको पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो जो पढ़ने से जूझ रहा है उसे उच्च ग्रेड के पठन ग्रंथ नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत हो जाए। उन्हें कई विकर्षणों का प्रयोग अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विकर्षणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करके माध्यम से के लिए सख्त दंड का उपयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर पठन विकल्प से जूझ रहे हैं तो सख्त दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उसका, ठीक है, सुधार किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहां पूछा गया है सही, पॉजिटिव पूछा गया तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही देना है। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव पूछा है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिया जाना चाहिए। बार बार किसी भी जो ड्रिल होता है या अभ्यास, ठीक है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत अधिक भावनात्मक प्रतिभा
होती है, भावनात्मक जो इमोशनल होते हैं वो नहीं होते। प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसको अक्सर कक्षा में क्या किया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो माध्यमिक कक्षा में होते हैं उसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन एक साथ नहीं दिया जा सकता। निष्क्रिय श्रवण द्वारा, तो निष्क्रिय श्रवण द्वारा इसकी सक्रिय भागीदारी को नहीं बढ़ा। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। पूछताछ और जांच की प्रक्रिया के माध्यम से, जी बच्चों को, ठीक है, उसकी सक्रिय भागीदारी के बारे में पूछताछ और जांच की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से उसकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, कथन दिया गया है समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धति समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। ठीक है, जो समकक्षी होते हैं उसके कक्षा में चर्चा और संवाद, ठीक है, समस्या समाधान कौशल में बाधा डालती है। ठीक है, ये बोला गया है। कारण ये बोला गया है अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिगत है ना कि सामाजिक होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वरूप होता है ना कि सामाजिक। तो दोनों कथन क्या बोला गया है, गलत है। कि जो अधिगम का जो प्रक्रिया का स्वरूप होता है वह व्यक्तिगत होने के साथ साथ कैसा होता है, सामाजिक भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही कथन क्या है, गलत होता है। उसमें चर्चा और संवाद की शिक्षा शास्त्रीय समस्या समाधान के कौशल में बाधा नहीं डालती है। ठीक है, और व्यक्तिगत होता है ना कि सामाजिक। तो दोनों जो होता है वो कैसे होता है, व्यक्तिगत साथ साथ क्या होता है, सामाजिक होता है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो एक शिक्षक होता है उसको अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए। महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकार करने वाला या असफलता से बचने वाला। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए महारत उन्मुख, आंतरिक जो महारत होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की धारणाओं उसके सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्न में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, पॉजिटिव पूछा गया है तो इसमें पॉजिटिव देखते हैं। मुझ में जन्मजात कोई क्षमता मौजूद नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सकारात्मक पूछा गया तो इसका आंसर किस में आएगा, सकारात्मक। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न बनाते हैं, कठिन प्रश्न नहीं बल्कि एक मॉडरेट लेवल का प्रश्न बनाते हैं। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयासों पर निर्भर करता है, कि अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयासों पर निर्भर करता है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन 4। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं, ठीक है, मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं और मेरे प्रयास करने पर उसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। ये नहीं आ पाएंगे एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3, कि अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयासों पर क्या होता है, निर्भर करता है।
अगर ऑप्शन पॉजिटिव में पूछा गया है तो इसका आंसर भी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, ठीक है, रचनावाद का सिद्धांत होता है, जो रचनावाद है उनका क्या सिद्धांत होता है, सीखने में अधिगमकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद समझ सकता है। तो ये रचनावाद का प्रमुख सिद्धांत है, तो आंसर ए। ठीक है, जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यय स्मरण की परीक्षा पर जोर देता है, किसी भी प्रकार की परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है। शिक्षक की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है, शिक्षक की प्रभुत्व भूमिका पर जोर नहीं देता है। निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम्य भूमिका पर जोर देता है, तो किसी भी प्रकार के निष्क्रिय अनुकरण पर जोर नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन दिया गया है, उसके लिए अप्रासंगिक है, ठीक है, जो ज्ञान होता है उसके लिए क्या होता है, अप्रासंगिक होता है। वह पहले से समझते हैं, ठीक है, वह जो पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात हो, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। तो जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अगले ज्ञान का निर्माण किस आधार पर करते हैं कि जिसे वह पहले से जानते हैं या जो पहले से समझते हैं उसके आधार पर क्या करते हैं, अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, संज्ञान और संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, संज्ञान और संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अगर संज्ञान और संवेग की बात किया जाए तो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे होते हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी कथन क्या होते हैं, गलत। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संज्ञान का संवेगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कि जो संज्ञान और संवेग होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, गुथे होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है, तो अन्वेषण और प्रयोग, ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक और कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, निष्क्रिय सुनने के कौशल। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव पूछा गया है तो इसका आंसर भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय सुनने के जो कौशल होते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थियों द्वारा जो निर्मित भ्रांति है उसके निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, उन्हें निष्क्रिय रटने पर जोर नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी 2 गलत हो जाएगा। तीसरा, विद्यार्थियों को सजा देना चाहिए। ठीक है, उसको किसी प्रकार की सजा नहीं दिया जा सकता जब रचनावादी दृष्टिकोण की बात किया जाता है। ठीक है, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया करवाया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो रचनावादी दृष्टिकोण होता है वो उसके दृष्टिकोण से जो भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चे के मौके मुहैया प्रदान करवाए जाने चाहिए। तो पॉजिटिव का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगला प्रश्न,
ठीक है। कथन ये बोला गया है स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। जो स्कूल होता है उसके माता पिता को किसी भी तरह से शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, ये कथन बोला गया है। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो स्कूल होते हैं उसमें बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, वो समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से बच्चे क्या होता है, अधिगम के बारे में सीखते हैं, ना कि उसमें क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर, ठीक है, दोनों क्या है, गलत है। कथन और कारक क्या है, दोनों क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।